हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और सेशन में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। इस सीरीज के अंदर हम 11th ऑफ सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पूछे गए इंग्लिश के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए 25 इंग्लिश के सवालों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले की जितने भी अभी तक हमने शिफ्ट डिस्कस करी हैं उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, उसके जरिए आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नहीं तो मेरे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के लिए आपकी तैयारी को पूरा कराने का पूरा सामान उपलब्ध है। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, जैसे कि आपके कंप्लीट जीके, कंप्लीट इंग्लिश जो कंटेंट है आज तक आपके एग्जाम्स में पूछा गया वो इन दोनों कोर्सेज के अंदर डला हुआ है। ऐसे ही आपका मैथ का कोर्स आएगा और ऐसे ही आपका रीजनिंग का कोर्स आएगा, जिसके जरिए आप क्विज फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर पाएंगे मनचाही बार। इसके अलावा ये आपके 4 कोर्सेज हैं जो कि चारों सब्जेक्ट को पूरा कराते हैं। हर आपके एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी की चीजें भी अवेलेबल हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आपको सिनोनिम बताना है। दिया गया शब्द क्या है? मेरिट। सिनोनिम तब बताया जाएगा जब आपको इस मेरिट शब्द के बारे में पता होगा। इसका मतलब होता है जो क्वालिटी आपको पर्टिकुलरली गुड या फिर वर्दी होने के लिए चाहिए होती है वो होता है मेरिट। यानी कि इसको हिंदी में बोल सकता हूं आपकी योग्यता, मेरिट। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी व्यक्ति ने कुछ काम किया तो उसके काम करने की जो मेरिट है उसकी वजह से उसको रिकॉग्नाइज किया गया और उसको कोई अवार्ड दिया गया। यानी कि इस स्टेटमेंट को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? द मेरिट ऑफ हिज वर्क वाज रिकॉग्नाइज विद अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। उसको उसकी मेरिट के लिए अवार्ड दिया गया। अब आपसे पूछा है इसका सिनोनिम। एक तरफ तो बात हो रही है आपकी योग्यता की, आपकी क्वालिटी जिसमें कि आप पर्टिकुलरली गुड है या वर्दी है, और दूसरी तरफ अगर इसका विलोम आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा। अच्छा, इन्होंने सिनोनिम पूछा है, इन्होंने विलोम नहीं पूछा है, इन्होंने सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची पूछा है। तो मेरिट भी योग्यता होगी, तो इसके बाद इसका अगर आपको सिनोनिम ढूंढना है तो उसमें भी आपकी कुछ पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, यानी कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर जो कि आपके हाई मोरल स्टैंडर्ड्स को दिखाए। तो करेक्ट अगर सिनोनिम ढूंढना है तो देखो ये वर्च्यू आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। इसका मतलब भी क्या होता है? पुण्य। यानी कि आपका एक ऐसा बिहेवियर जो कि आपके मोरल स्टैंडर्ड्स के एक हायर रूप को दर्शाए। तो यहाँ पर आपका मेरिट और जो वर्च्यू इन्होंने शब्द दिए थे ये क्या हो जाते? एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी एक एक करके हम देख लेते हैं। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। थकान यानी कि एक्सट्रीम टायर्डनेस होना, जिसकी जो रिजल्ट है वो किसकी वजह से, आपकी जो टायर्डनेस है वो हो सकता है मेंटल टायर्डनेस हो, या फिर आप फिजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को एक्ससीड कर चुके हो, उसकी वजह से आपको फटीग हो रहा हो, तो ये होता है थकान। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है जो बच जाता है, यानी कि अवशेष, किसी भी चीज का अवशेष। एक छोटे अमाउंट में कोई ऐसी चीज जो कि मेन पार्ट के जाने के बाद बची हुई हो, या फिर मेन पार्ट के निकाले जाने के बाद आपकी रिमेनिंग बचती है, तो उसको कहते हैं रेजिड्यू। फिर ये एक वर्ड दिया गया है आपको, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है भाई तिरछा। ना ही वो पैरेलल है ना ही वो राइट एंगल पे है, किसी भी एक स्पेसिफाइड लाइन के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ये क्या है? ये स्लांट है। आप लोगों ने मेंसुरेशन के अंदर पढ़ा होगा ना, तो ये स्लांट है, तो ऑब्लिक का आपका करेक्ट मतलब बनेगा कोई चीज जो कि तिरछी है। तो यहाँ पर मेरिट का सिनोनिम पूछा था, वर्च्यू के रूप में हमने उसको निकाल लिया। अगला सवाल है, आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन सभी को अरेंज करके एक आपको कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना है। तो एक बार पहले चारों को पढ़ेंगे। इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। Cod liver oil is thus used to treat arthritis. This supplement is made from the liver of codfish. Cod liver oil is a nutritional supplement.
इन चारों स्टेटमेंट का इंडिविजुअल मीनिंग आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन जब आप इनको जोड़ते हैं तो आप लोगों को ये देखना है कि जिस स्टेटमेंट से आपको आपके मेन सब्जेक्ट के बारे में पता चले। तो आप मुझे बताइए कि इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन नजर आ रहा है? कॉड लिवर ऑयल ना? कॉड लिवर ऑयल। कौन सा स्टेटमेंट इस मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है? जो डी वाला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि इस मेन सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है कि जो सोर्स है कॉड लिवर ऑयल का, तो ये दिया गया है आपको सी वाले स्टेटमेंट में कि दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड फिश। तो आपका पहले डी आ गया, फिर उसके बाद आपका सी आ गया। तो उसके बाद देखिए आपका जो स्टेटमेंट ए है कि इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये क्या दे रहा है? ये आपको डिटेल्स दे रहा है कि जो कॉड लेवल ऑयल है, जो कि मेन सब्जेक्ट था आपके इस कंप्लीट स्टेटमेंट का, उसकी डिटेल्स दे रहा है कि वो न्यूट्रिशनल है, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। तो फिर क्या आ गया आपका? ए आ गया, एंड देन उसके बाद आपका बी वाला स्टेटमेंट कि कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट आर्थराइटिस। यानी किसका यूजेज इन्होंने आपको बता दिया, इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस सप्लीमेंट का है क्या। तो यहाँ पर आ गया आपका बी। तो डीसीएबी यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 आपको यहाँ पर दिया गया था वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट, अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो ये अंडरलाइन फेज दिया गया है उसको ग्रामेटिकली करेक्ट दिए गए ऑप्शन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्रोग्राम ऑन टीवी वाज नॉट शोन द ब्लरिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो आपका स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो आपको क्लियर है कि जो प्रोग्राम था टीवी पर उसको नहीं दिखाया गया, मतलब उसने ब्लरिंग फेसेस कर दिए इनमेट्स के, जो भी लोग इनहैबिटेशन सेंटर के अंतर्गत थे। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा फेज आपका इन चार विकल्प में से करेक्ट बैठेगा। इन्होंने बोला वॉज नॉट शोन, द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नॉट शोन। वॉज नॉट शोन या वॉज नॉट शोइंग? तो यहां पर वॉज नॉट शोन की जगह पर आपका क्या था? शोइंग, क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं दिखा रहा था जितने भी इनमेट्स थे उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के, उनके चेहरों को, उनके ब्लड फेसेस कर दिए गए थे। तो यहाँ पर वॉज नॉट शोइंग दी ब्लड फेसेस, नॉट ब्लरिंग फेसेस। ये ब्लड फेसेस आपका यहाँ पर आएगा ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो ये जो डी वाला स्टेटमेंट था ना, इससे आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म होता। चलिए आगे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम पूछा गया है, यानी कि पर्यायवाची है। लैला इज द सुल्तान्स कंसोर्ट। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इस वर्ड कंसोर्ट का मतलब क्या होता है। ये होता है भी साथी। ठीक है, सिनोनिम मुझे ढूंढना है। कंसोर्ट का मतलब होता है जो आपका कंपेनियन है। ठीक है, कंपेनियन, कंसोर्ट। स्पेशली इसमें जो रोमांटिक पार्टनर या फिर कोई स्पाउस होता है उसको लेकर इस कंसोर्ट को यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पुरानी स्टोरीज में आपने देखे होंगे, द किंग एंड हिज कंसोर्ट अटेंडेड द ग्रैंड बॉल टुगेदर। तो वो उनकी साथी, जो उनकी स्पाउस है। अब इसका आपको ढूंढना है सिनोनिम, यानी कि जो पर्यायवाची है। तो पार्टनर एक सही वर्ड आपका इसमें निकलता है। पार्टनर किसको रेफर करता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप शेयर करते हैं क्लोज रिलेशनशिप। तो पार्टनर आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो वर्ड दिए गए थे एक बार उनको देख लेते हैं। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हो जाएगा भाई आपका शराबी, पर्सन जो कि अल्कोहलिज्म से सफर कर रहा है। ठीक है, फो का मतलब क्या होता है? फो आपने कई बार वर्ड सुना होगा, ये होता है दुश्मन। ठीक है, कोई एनिमी या फिर ओपोनेंट, मतलब वो कुल मिलाकर आपके अगेंस्ट में हो। फिर एक वर्ड इन्होंने एनिमी दिया है। एनिमी मतलब शत्रु, एक पर्सन जो कि एक्टिवली आपके किसी भी चीज को अपोज करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट सिनोनिम बनेगा वर्ड कंसोर्ट का। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम आपको दिया गया है जंप द गन। तो नया है, मे बी आप लोगों ने पहले इसके बारे में सुना हुआ हो। तो जंप द गन का मतलब होता है जब आप कुछ करते हैं
बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दबाजी में किसी चीज को करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी कार्य को जल्दबाजी में करना, या फिर जल्दबाजी करना, ऐसा आप बोल सकते हैं। जंप द गन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि कोई व्यक्ति है, मैं कहूंगा कि ही जंप दी गन। क्यों? क्योंकि इसने अनाउंस कर दिया प्रोजेक्ट को, जबकि उसको ऑफिशियली अभी तक अप्रूव भी नहीं किया गया था। तो ये बोला जा सकता है कि ही जंप दी गन बाय अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट बिफोर इट वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली वाला जो था वो करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, फिर से आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक-एक करके सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं उनको हम पढ़ेंगे। Population is expected to triple in the next 50 years among the world's poorest countries. Population shrinkage in that period, whereas many rich countries will see. आप लोग मुझे बताइए कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसका चल रहा है यहाँ पर? पॉपुलेशन का चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के रूप में, मतलब डिस्कशन के रूप में, कॉन्टेक्स्ट के रूप में किसको ले लूंगा? पॉपुलेशन को। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड निकाल लिया जिस पर आपके इन सभी स्टेटमेंट के अंदर चर्चा की जा रही है, अगर आप उसको मिलाकर देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आपसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की बात करूं जो कि पॉपुलेशन ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, वो कौन सा रहेगा भाई? वो रहेगा आपका क्यू, अमंग दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। यहां से आपका कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। सो अमंग दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, फिर उसके बाद क्या आएगा? पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। क्या ये आएगा? या फिर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, आपका आएगा पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन। क्यों? क्योंकि इससे आपको डिस्क्राइब करा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ है इन कंट्रीज के अंदर, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहले आपका क्यू आया, फिर आएगा आपका ओ। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से बना, अमंग दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन इन दी नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो फिर आएगा आपका पी। तो देखो, क्यू ओ पी से आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है। अंडरलाइंड शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को या किसी भी व्यक्ति को किसी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं जो कि डेंजरस होती है या फिर उसके साथ कोई लॉस हो सकता है। यानी कि आपका इसका हिंदी का मतलब बन जाएगा खतरे में डालना। वैसे जिन्होंने जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यूज किया ना, उससे ये आइडिया लग जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट आपने यूज किया होगा कि स्मोकिंग कैन जियोपार्डाइज योर हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग करना आपकी हेल्थ को क्या कर सकता है? खतरे में डाल सकता है। अब इसका एंटोनिम यानी कि विलोम आप लोगों को ढूंढना है। तो आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है, सेफ गार्ड, इसका मतलब क्या है? सुरक्षा करना। सेफ गार्ड किसको रेफर कर रहा है? कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, बाकी के जो वर्ड है एक बार इनको देख लेते हैं। देखो, एक वर्ड दिया गया है जेप, कम लोगों को पता होता है। ये होता है मजाक। कैसा मजाक? एक प्रैक्टिकल जोक, एक प्लेफुल ट्रिक के दौरान दिया गया जोक। जैसे कि आ, जूता चुराई वाली रस्में आपने सुनी होंगी, है ना? उस समय पर कि अगर मान लीजिए कि आपके जूतों को छुपा दिया गया, तो आपकी साली दे प्लेड अ जेक ऑन यू बाई हाइडिंग योर शूज, कि आपके जूतों को चुराकर आपकी सालिया ने आपके साथ क्या किया? जेब किया, यानी कि मजाक किया, एक प्लेफुल ट्रिक की। जेब आपका मजाक बन गया। ठीक है भाई। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है आपको, रिस्क। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जोखिम होता है एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। ये वर्ड जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है, पैरल, इसका मतलब भी क्या होता है भाई? खतरा होता है। ओके, हाई रिस्क मतलब मान लीजिए, या फिर पैरल एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको बहुत ही सीरियस और इमीडिएट डेंजर फेस करने का एक ऑप्शन बन सकता है। तो सेफ गार्ड एंटोनिम बन जाता है आपके इस जियो पार्डाइज से। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन दी क्लास। आपको इसके अंदर बताना था कि बताइए कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। क्लियर आपको पल लग ही गया होगा। ये जो बेसिक ग्रामेटिकल आपके रूल्स होते हैं उनमें से बनता है। इसमें यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, ही इज
एज स्मार्टर एज, इफ इज ठीक है क्या? आप लोग मुझे बताओ कि जो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एज आता है, फिर क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और फिर आप क्या क्या आता है? फिर एज आता है। जब आप दो चीजों को यू you नो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं सम वे, वो क्या है? इक्वल है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? ही इज एज स्मार्ट एज। तो यहां पर आपका क्या आता है? एज स्मार्ट एज। स्मार्ट आएगा ना कि स्मार्टर। ठीक है जी। तो ये जो ही इज एज स्मार्टर एज यहां पर इन्होंने दिया गया था, वो आपका सटीक बैठता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है जो कि इस दिए गए शब्द का क्या है? बनेगा। डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कुछ अमाउंट में, कुछ डिग्री में कोई चीज इनफ ना हो। नॉट इनफ इन सम डिग्री और इन सम अमाउंट, यानी कि आप लैक कर रहे हैं कोई नेसेसरी क्वांटिटी या फिर एलिमेंट को, मतलब कोई चीज आपके पास क्या है? पर्याप्त है, तो वो हो गया डेफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन की कमी है, तो उससे क्या हो जाएगी? आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को कैसे मैं स्ट्रक्चर कर सकता हूं? द डाइट वॉज डेफिशिएंट इन विटामिन, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुए। अब इसका ऑपोजिट ढूंढना है तो देखो एक वर्ड यहां पर दिया गया है आपको, एम्पल। एम्पल किसको रेफर करता है? जब आपके पास मोर देन इनफ हो। मोर देन इनफ इन क्वांटिटी, साइज में हो सकता है आपके पास ज्यादा हो। तो ये हो गया आपका, हिंदी में इसको कह दूंगा मैं प्रचुर। अपर्याप्त और प्रचुर एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए जी। चलो इसके बाद आप लोगों को जो बाकी वर्ड दिए गए हैं ये भी आसान है। टेरेबल, सभी लोगों को पता है कोई चीज जो कि भयानक होती है, कोई चीज वो की जो कि एक्सट्रीमली बैड हो, आप उसको टेरेबल कहेंगे। जैसे कि वेदर को लेकर टेरेबल शब्द को यूज करता है, जैसे कि द वेदर वॉज सो टेरेबल दैट वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स ऑल डे, कि जो मौसम था वो इतना टेरेबल, इतना भयानक था कि हमने डिसाइड किया कि भैया हम घर के अंदर रहेंगे। उसके बाद ब्रोकन, सभी लोगों को पता हुआ है कोई चीज जो कि टूटी हुई है ना। और स्किम्पी एक अच्छा शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसके बारे में मे भी लोगों को ना पता हो। कोई चीज जो कि लैक कर रही हो साइज में, लैकिंग इन साइज, साइज में लैक कर रही हो, या फिर फुलनेस में कोई चीज लैक कर रही हो, मतलब चीज कम हो। क्वांटिटी में क्या हो सकता है? वो कम पड़ गई हो, मतलब कोई चीज जो अल्प है, कम पड़ गई हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आए और आपने जो खाना मार्केट से ऑर्डर किया था वो आपके मेहमानों के लिए कम पड़ गया, तो आप क्या कहोगे? दैट पोर्शंस ऑफ फूड सर्व्ड वर क्वाइट स्किम्पी। स्किम्पी का मतलब कम रह गया, कम था, जिसकी वजह से सभी लोग क्या रह गए? भूखे रह गए। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। ईडीएम दिया गया है टू रीड बिटवीन द लाइंस। आसान है, बहुत ही कॉमनली एग्जाम में दिखने वाले ईडीएम में से ये एक है। ये है कि किसी शब्दों से अधिक समझ लेना किसी भी चीज को, यानी कि अगर आप मोर देन व्हाट वर्ड इज सजेस्टिंग अस, हम उससे ज्यादा उसका मतलब निकाल लें, तो उसका मतलब हो जाएगा टू रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई मित्र है, ये अपनी फ्रेंड से मिलने गया, वो इसको बताने लगी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। इसने क्या कहा? शी सेड शी इज फाइन। लेकिन ये भाई साहब क्या है? ये भाई साहब इसको पसंद करता है, उनको पता है कि ये जो कह रही है वो ठीक नहीं है। सो ही रेड बिटवीन द लाइंस एंड न्यू शी वाज एक्चुअली अपसेट। ये कहेगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, मुझे पता है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, माहौल बनाना है इसको। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअली में था उसने उसके हिडन मीनिंग्स को निकाल कर समझ लिया। ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। जो शब्दों में कहा गया उससे ज्यादा ही आपने वहां से समझ लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के कुछ पार्ट करके इन्होंने पूछा है कि किस भाग के अंदर एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आपको नो एरर वाला ऑप्शन चूज करना है। तो ये कह रहे हैं, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग as his health is not more good. Again,
इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले उस्तादों को पता होगा कि ये आपके जो बहुत ही कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनमें से एक बहुत ही कॉमन सा रूल बनता है। आप लोग मुझे बताइए कि जो इन्होंने फेज यूज किया है कि हिज हेल्थ एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या? देखो करेक्ट फेज जो आप यूज करोगे वो क्या करोगे कि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड कीजिएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट किसको कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर? आप ब्रदर्स इन लॉ को, तो आप बोलोगे देयर हेल्थ इज नॉट गुड एनीमोर। ठीक है, तो ये जो बी वाला आपका ऑप्शन है जो कि लास्ट वाला फेज था आपके स्टेटमेंट के अंदर, वो इसके अंदर करेक्ट बनेगा। अब जैसे यहाँ पर ये है, मैं ये लिख दूं मोर गुड, ये इनकरेक्ट है ना, है ना? आप किसको यूज करोगे? आप बेटर को यूज कर लोगे। इट शुड बी यूज्ड कंपैरिजन के लिए, है ना? चलिए आगे बढ़ता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स मैनेज टू रिमेन फ्री बाय अडेप्टली अवॉइडिंग व्हाट ऑफ द पुलिस। यानी कि दो भगौड़े थे, वो दो भगौड़े ने मैनेज कर लिया कि वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। क्या अवॉइड करके? पुलिस से। क्या अवॉइड करके? आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर क्लियर हो गया होगा, जब मैं आपके इस ऑप्शन नंबर 2 की तरफ नजर डाल रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है पीछा करना। तो जो पुलिस है या फिर ये जो परसुइट शब्द है, ये क्या रेफर कर रहा है? एक आपके एक ऐसे एक्ट को रेफर कर रहा है जहां पर आप किसी चीज को कैच करना या फिर किसी चीज को पाने की बात कर रहे हैं, किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये दोनों अवॉइड कर लें पुलिस के पीछे पड़ने को, तो ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों फ्री रहेंगे। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। डिस्कवरी नहीं जाएगा, खोज थोड़ी ना करवानी है इनको पुलिस से। रिप्रेशन एक अच्छा शब्द है, इसका मतलब है भाई दमन। दमन मतलब एक ऐसा एक्शन जहां पर आप किसी को फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो रिप्रेशन, ये पुलिस से खुद को पकड़वाने की भी बात को अवॉइड नहीं करना चाह रहे हैं। फॉलोइंग मतलब किसी का अनुसरण करना, जो कोई चीज टाइम में आती है, एक ऑर्डर में आती है, वो फॉलोइंग है। तो वो भी नहीं आएगा ये परसुएट, यानी कि अपने पीछे करने का जो पुलिस काम कर रही है इनके, उसको अवॉइड करके ये फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, शी रिसीव्ड। या रिसीव्ड शब्द क्या हमसे अ, इन्होंने ये अंडरलाइन क्यों कर दिया यार? ये अंडरलाइन शायद मैंने कर दिया है, पता नहीं क्या इन्होंने ये अंडरलाइन क्यों कर दिया। तो इन्होंने तो आंसर ही बता दिया है। क्या स्पेलिंग होती है? अब देखो यही है कि कभी कभी मैंने शायद गलती से इसको अंडरलाइन कर दिया, इन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें से पूछा होगा कि कौन सा इनकरेक्टली करेक्ट है। तो रिसीव का मतलब क्या होता है? जो चीज आपने प्राप्त करी है। बाकी आउटस्टैंडिंग, अवार्ड, परफॉर्मेंस, ये आपके क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अगला सवाल है, आपको इस फॉलोइंग सेंटेंस को एक्टिव वॉइस फॉर्म में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। यार ये रटे हुए होते हैं आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है जब आप उसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या है आपका? द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब इसको अगर आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो कौन है? दी मैकेनिक। इस दिस दी मैकेनिक को आपको क्या करना पड़ेगा? आपके स्टेटमेंट के बिगिनिंग में लाना पड़ेगा। सो द मैकेनिक वॉज, या फिर यहाँ पर क्या गया? वॉज है ना, तो वॉज रिपेयर्ड को आप क्या करोगे? रिपेयर्ड कर दोगे। मैकेनिक रिपेयर्ड दी कार, किधर है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। फिर से आपसे ये जंबल सेंटेंसेस वाला सवाल उन्होंने पूछा है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को आपको करेक्ट तरीके से अरेंज करना है। पढ़ते हैं। काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। कुछ अच्छी अच्छी बातों की बात हो रही है, तो आप लोग मुझे बताइए कि इन 4 स्टेटमेंट से जो शुरुआत होगी वो कॉन्टेक्स्ट को सेटअप करना होगा आपको। तो आप इसमें से बताइए कि कौन से स्टेटमेंट से आप अपना एक कॉन्टेक्स्ट को सेट कर पा रहे हैं। इन दी वर्ल्ड दैट कैन बी,
इन द वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, तो क्यू आ गया, फिर आपका आर आ गया। इन द वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, तो आपका पी आएगा और फिर आपका ओ आएगा। एक ऐसा वर्ल्ड जो कि हार्श और आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, काइंडनेस और एम्पैथी जो है वो क्या लाते हैं, लाइट और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो क्यू आर पी ओ, आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया है, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। आसान है ना भाई, अभी आई है ना हमारी सुनीता विलियम्स जी, कौन है वो, अंतरिक्ष यात्री है ना। तो अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट कहा जाता है ना, जो कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर ट्रेवल करने में ट्रेंड होते हैं। तो ये वाला तो हो सकता है आपको पक्का आपके एग्जाम में मिले। जैसे कि इसके ही सेम एग्जांपल को लेकर मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि मून पर वॉक करके आया था। या फिर अभी के कॉन्टेक्स्ट में कह सकता हूं कि जो सुनीता विलियम थी वो काफी टाइम तक स्पेस के अंदर स्टक हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। और सुनीता विलियम कौन थी, एक एस्ट्रोनॉट ही थी। अब बाकी के ऑप्शन भी भाई देखो यहाँ पर इन्होंने आप लोगों के लिए दिए हैं, इनके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहला है आर्किमिस्ट। ये कौन है भाई, ये वो व्यक्ति है जो कि प्रैक्टिस करता है क्या, आर्केमी को। तो आप बोलोगे कि मतलब, अरे ये मेडिवल प्रिकर्सर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, जिनका मैटर को ट्रांसफॉर्म करने में ध्यान हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो हुआ करते थे ना, इनके अंदर ऐसी काबिलियत हुआ करती थी कि ये जो बेस मेटल्स हुआ करते थे इनको गोल्ड में बदल देते थे। इनको रस विद्या भी कहा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रस विद्या, रस विद्वानी बोल दीजिए जो आपको बोलना चाहना है। अगला सवाल है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आसान है, ये आपके मनोविज्ञानी हो जाएंगे। मनोविज्ञानी, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, उनके कल्चर्स को पढ़ना, उनके डेवलपमेंट को पढ़ना, ये होते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद एक क्यूरेटर है। आप में से अगर कोई भी क्रिकेट वगैरह देखता हो तो पिच क्यूरेटर भी होता है ना, लेकिन ये वो वाला नहीं है। ये है एक ऐसा व्यक्ति जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि किसी म्यूजियम के जो कलेक्शन वगैरह है उनको ये क्या करते हैं भाई साहब, उनकी केयर करता है, उनको मैनेज वगैरह करता है। ऐसे ही पिच क्यूरेटर होता है, वो किसको मैनेज करता है और केयर करता है, जो क्रिकेट पिच होती है उसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि दिए गए सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस करना है। वही सेम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो भी अगर उन्होंने यूज किया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। तो अगर मैंने इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो ये जो टॉल प्रोमिसेस है, ऑब्जेक्ट है ना, इसको मुझे शुरुआत में लेकर आना पड़ेगा। और ये जो वॉज मेकिंग यहाँ पर दिया गया है, ये क्या बनेगा, वर बीइंग मेड। तो आप कैसे करेंगे, टॉल प्रोमिसेस, क्योंकि प्लूरल है तो फिर क्या आएगा आपका, वर, ये आईएनजी वाला फॉर्म था तो ये आ जाएगा वर बीइंग मेड। तो कहां पर है भाई, ये रहा ना, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। तो ये डी वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है इसमें। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉन्शियसनेस। ये आप लोगों ने एक इंस्टाग्राम पर रील देखी होगी, युगांडा की प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रही थी या पता नहीं कुछ बोल रही थी वो, तो वो अपनी जो स्पीच थी उस स्पीच में बोलते हुए इस कॉन्शियसनेस के शब्द को आ, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये वो वर्ड नहीं है, ये कंसाइंशियस है, ठीक है। ये वो कॉन्शियसनेस शब्द को बोलने में अटक गए थे, ये कंसाइंशियस है। ये जो वर्ड है आपका कंसाइंशियस, पहले तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट आप याद रखिएगा, ये है कंसाइंशियस। मैं एक बार लिख देता हूं, पहले कौन आएगा, फिर आपका साइन तक आएगा, फिर आपका आ जाएगा TIOUS, ये वर्ड आपका रहेगा। इसका मतलब होता है जब आप विश करते हैं अपने काम को, अपनी ड्यूटी को काफी अच्छे से, मतलब आप क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड इसमें से निकलता।
अगला सवाल है, आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है किसका? जोवियल का। आसान सवाल है यार, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा क्या है, चीयरफुल है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो इसको मैं जोवियल कैटेगरी के अंदर रखूंगा। अब मेरे को इसको अगर सिनोनिम ढूंढना है तो इन चार विकल्प में से आपको चीयरफुली नजर आ रहा है ना यार, ये यही आपका आंसर बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है प्रोफेन, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि सैक्रेड नहीं है, यानी कि पवित्र नहीं है, अपवित्र बोल सकते हैं, वो हो जाती है आपकी प्रोफेन। ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सोलेमिटी, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट या फिर क्वालिटी जहां पर आप क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस है, आप बहुत ज्यादा गंभीरता से बात को ले रहे हैं, गंभीरता। मिजरेबल का मतलब होता है कोई ज्यादा व्यक्ति ना जो दुखी हो रखा है, बहुत ज्यादा अनहैप्पी अनहैप्पी है, अनकंफर्टेबल है, यानी कि वो क्या फील कर रहा है, मिजरेबल फील कर रहा है। जैसे कि शी फेल्ट मिजरेबल आफ्टर हियरिंग बैड न्यूज, तो बुरी खबर सुनने के बाद उसको बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ। एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। वर्ड आपको दिया गया है मिएंडर, और आसान है। और मिएंडर शब्द का मतलब होता है जब आप एक भटकता हुआ काम करते हैं, मतलब कोर्स पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है भटकना। ठीक है, जैसे रिवर है, रिवर क्या करती है, मेंडर करती है, वैली से वो मेंडर करते हुए जाती है, जिसकी वजह से वो काफी बढ़िया एक सीन होता है। अब इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, इसका विलोम क्या बनेगा? एक तरफ आप भटक रहे हो, एक तरफ आपको कोई डायरेक्ट कर दे कि कैसे चलना है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है डायरेक्ट, यानी कि एकदम सीधा आपको एक रूट बता दिया गया है कि सीधा चला जाए ऐसे ऐसे करके, नाक की सीध में। और मेंडर जहां पर आप ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इन्होंने आपकी स्क्रीन पर कॉम्प्रिहेंशन के रूप में दिया है, तो कॉम्प्रिहेंशन को पहले एक बार पढ़ लेंगे। appearances may not reveal the man, so you shouldn't make about a man's character based on how dash people smile and smile yet prove to be dash. On the other hand, people with a rough exterior prove to be dash and most considerate people on earth. They are the people who are beautiful from dash. पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन से आपको ये पता चला कि जो आपकी अपीयरेंसेस होती हैं, जैसा आप दिखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी वास्तविकता को दर्शाता हो। उन्होंने यही बताया है कि किसी भी मैन का कैरेक्टर बेस होता है किस पर, वो आपको बताना है कि उसके अंदर क्या अप्रोप्रिएट आप ब्लैंक फिल करेंगे। लोग जो हंसते हैं उनकी स्माइल आपको उनके चेहरे पर नजर आती है, फिर भी वो कुछ प्रूव होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ आपसे कहा जा रहा है कि पीपल जिनके चेहरों के एक्सप्रेशन रफ होते हैं वो कुछ निकलते हैं, उस डैश में आपको भरना है। तो इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट यूज किया है, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है जहां पर आपकी अपीयरेंसेस, जब आप हंसते हैं तो आपका हो सकता है कि रुख या फिर सोच अलग प्रकार की हो, या फिर जब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन रफ होंगे तो आपकी सोच किसी और तरीके की हो। पहला ब्लैंक आप लोगों को फिल करना है, तो चलो एक बार देखते हैं कि इन्होंने आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। तो अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन, सो यू शुडंट मेक डैश अबाउट मैन्स कैरेक्टर। तो अगर चेहरे से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैन क्या है, तो आपको ये नहीं बनाना चाहिए कि वो आदमी कैसा है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? डेफिशिएंट, असेंट, अजम्पशन। अजम्पशन सेट होगा ना, भी नहीं होगा। ये पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि आप किसी व्यक्ति का कैरेक्टर मत जज कीजिए कि वो दिख कैसा रहा है। तो करेक्ट वर्ड जो आपका यहाँ पर एडजस्ट होगा वो कौन सा होगा, उसको ये इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि भाई जो जजमेंट है वो आपके बिना इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं होने चाहिए। अजम्पशन शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, सो यू शुड नॉट मेक assumptions about a man's character based on how। अभी दूसरा वाला ब्लैंक है, बेस्ड ऑन हाउ, देन क्या आएगा? अब इस पैसेज के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जज नहीं करना है, अब यहां पर जो आपको फिल करना है उसके फिजिकल अपीयरेंस पर देखना है। तो सबसे सही वर्ड इन चार में से क्या आएगा? लुक्स। कि वो आदमी कैसा लग रहा है उसके हिसाब से आप अपने अजम्पशंस मत बनाओ। तो यहां पर अजम्पशन आ गया और यहां पर आ गए लुक्स। ठीक है, अच्छा,
फिर है पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव टू बी व्हाट, तो लोग मुस्कुराते हैं। तो ये पैसेज यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस को उसके ट्रू कैरेक्टर से। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, पीपल स्माइल एंड स्माइल, ये हमारा ये वाला हो गया ना, अगले इस पर आए ना, ब्लैंक नंबर 3 पे आता है। पीपल स्माइल एंड स्माइल, और यहाँ पर वो पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्पार्कलिंग, एक्सेटिक, ग्रम्पी एंड जॉयफुल। तो पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव टू बी, तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी उससे दूसरा वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ना भाई, है ना। मतलब एक ऐसा वर्ड, स्माइल करने से तो आप लोगों की अच्छाई दिखती है, लेकिन उन्होंने बोला है येट प्रूव टू बी, तो मतलब आप कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले हो यहाँ पर। तो सबसे सही कौन सा ऑप्शन आएगा, ग्रम्पी। ग्रम्पी जो कि स्माइलिंग को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, तो ग्रम्पी वैसा ही ये व्यक्ति हो जाएगा, या फिर एक ऐसा पोस्चर हो जाएगा जहां पर आप लोग मन के अंदर एक्चुअली अनप्लीजेंट रख रहे हैं, आप एक्चुअल में उतने खुश नहीं है जितना अपने चेहरे पर अपने स्माइल के जरिए दिखा रखा है। तो ग्रम्पी वर्ड यहाँ पर सटीक बैठेगा। अगला देखेंगे भाई, 24th नंबर पर आइए। तो यहाँ पर आपका ग्रम्पी आ गया है, एक बार भर देते हैं हम। ग्रम्पी बेस्ड ऑन हाउ ही लुक्स, और यहाँ पर आपका आया था assumptions. On the other hand, people with rough exteriors prove to be what, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसा वर्ड यूज करना है कि आपको वो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसके बाहर से एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज्यादा रफ दिखे, लेकिन अंदर से क्या है, वो काइंडेस्ट है, वो दयालु है। तो यहाँ पर आपका काइंडेस्ट वाला वर्ड आ जाता। फिर उसके बाद अगला इन्होंने आपसे पूछा है लास्ट में, दे आर दी पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन, वर्ड आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि बात हो रही थी कि एक्सटीरियर जो दिखते हैं उनसे आपके अंदर की अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में आप जज नहीं कर सकते। तो ये विद इन वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर सटीक बैठता। ठीक है भाई, तो यार ये थे आपके 25 सवाल आपके शिफ्ट के अंदर जो अंग्रेजी से बने थे, इंग्लिश से बने थे। आई होप मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत शर्म वरम आ रही हो, घबराइएगा मत, नहीं देख रही है वो तो ये मेरा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आपकी तैयारी को हेल्प करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके ये 2 कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आज तक की पूछी गई एसएससी के अंदर सवालों की जीके, इंग्लिश, और ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी वाले, बाकी के जितने भी आप अगर पेपर को दे रहे हो जिसके एग्जाम में इंग्लिश आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 मेरे कोर्सेज हैं, इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी की चीजों को भी देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट और बाकी की चीजों के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, इस ऐप का लिंक हो गया, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।